टेस्ट में स्टोर गुड नहीं कर पा रहे। टॉकिंग अबाउट अगर स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब बस यही है कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट। तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है, वो टेस्ट मटेरियल है, आप अपनी तैयारी करते रहिए, यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके टेस्ट में इनिशियली कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब अभी हमारी तैयारी पूरी है ही नहीं, उसका मतलब बस ये निकल के आता है। अब अभी वीक ऑफ दिस I'll do the poll of the marathon। लो अभी करवा देते हैं पोल। चलो अभी सारे लोग नहीं है, ग्रुप में सारे लोग होंगे, तो वहीं करवाएं। वापस आओ अपने बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। नोट्स जिसको चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, आई गिव यू द नोट्स। जो भी नोट्स चाहिए आई गिव यू द नोट्स। पार्टी में बीएमसी करा दीजिए, वो तो वैसे ही करा रहा था मैं। पार्टी में क्या ले रहे हो बीएमसी को, तो वैसे ही करा दूंगा मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाउ मेनी आवर्स, अब ये क्या कैसे सवाल पूछता है, कितने आवर्स पढ़ने हैं हमें गेट और ईएसी में सिलेक्शन के लिए, कैसा सवाल है ये। हाउ मेनी आवर्स शुड वी गिव फॉर सिलेक्शन इन, रात को पढ़ें सुबह पढ़ें, तो उसके बाद ले लेंगे सारे टॉपिक्स, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। इंक्रीज करा रहे हैं आप, ये देखो ना आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो हमने डिस्कस किया था डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट बाय डाइल्यूशन मेथड इन रिवर्स, यहाँ तक की कहानी हमने कर ली थी। सर आप कंपटीशन इंक्रीज करा रहे हैं, वो तो शुरू से इंक्रीज हो रहा है, आप ये क्यों देख रहे हो कंपटीशन इंक्रीज करा रहे हैं। आप ये देखो ना आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगी आपकी चीज, और आप ये देखो ना कंपटीशन आप लोगों का ही तो है, बाकी लोगों का थोड़ी है। जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको क्या फर्क पड़ रहा है इससे, आप ही तो लोग हो बस। और जितने लोग आप यहाँ पे हो इससे ज्यादा सीटें होती हैं, जितने लोग आप अभी हो यहाँ पे उससे ज्यादा सीटें होती हैं, तो आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए कंटिन्यू। सो अब बंद कर दो फालतू की बातें। अरे हाँ ले लूंगा सॉइल का पोर्शन भी, ये तो खत्म करने दो पहले, ये खत्म करने नहीं दे रहे, सॉइल पे पहुंच रहे, हाईवे पहुंच रहे, पहले एक टॉपिक तो खत्म करने दो। सो वी आर डिस्कसिंग डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर्स स्ट्रीम, इसमें हमने ये डिस्कस किया था। 10 मिनट गए अभी, अब बंद कर दी मैंने चैट, आप बैठे रहो। सो डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर्स स्ट्रीम, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम सीवेज को डिस्पोज करते हैं रिवर्स स्ट्रीम के अंदर, फिर रिवर सेल्फ प्यूरिफाई होती है बाय द फॉलोइंग नेचुरल मैकेनिज्म। रिवर में प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे मैकेनिज्म से, सारे मैकेनिज्म डिस्कस कर लिए थे। डाइल्यूशन था, डिस्पर्जन था, सनलाइट थी, ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन थी, सेडिमेंटेशन थी। फिर हमने ये बोला था कि हमने सीवेज को डिस्पोज किया रिवर के अंदर, तो हमने उसमें पॉल्यूशन ऐड कर दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर स्ट्रीम, इट वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। हमने उसको अलग-अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया था। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर स्ट्रीम, इट वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स ऑफ पॉल्यूशन। वो जोन्स ऑफ पॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए थे। दो जोन्स ऑफ पॉल्यूशन वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। अब कंटिन्यू करेंगे उसके आगे। तो जो भी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी थ्योरेटिकली, अब उसको हम रेफर करेंगे मैथमेटिकली। उन सारी बातों को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा जाएगा, क्योंकि जब सवाल आएगा मैथमेटिकल सवाल पूछेगा आपसे, तो आपको वो सारी बातों को मैथमेटिकली भी एनालाइज करने आना चाहिए। तो कंटिन्यू कर रहा हूं उसी के आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा ऑक्सीजन डेफिसिट। तो ऑक्सीजन डेफिसिट इन रिवर स्ट्रीम, so next point of reference is oxygen deficit in river stream। अब मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब आप सीवेज को डंप कर दोगे रिवर के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, और टेक्निकली हम उसको बोलेंगे मिक्सचर। तो टेक्निकली इट विल बी टर्म्ड एज मिक्सचर। मैं मिक्सचर बोलूंगा, आप अपने माइंड में उसको मिक्सचर के फॉर्म में समझोगे। पर ध्यान रखना सवाल में कभी भी मिक्सचर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो हमेशा रिवर ही बोलेगा। पर आपको वहां पे गलती नहीं करनी है, जैसे ही सीवेज को डंप कर दिया रिवर के अंदर, वो मिक्सचर बनेगा और आपको सारी प्रॉपर्टी मिक्सचर की लिखनी पड़ेगी। तो मैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकाल रहा हूँ रिवर स्ट्रीम, मैंने लिखा रिवर स्ट्रीम, पर एक्चुअल में ये मिक्सचर है। तो ध्यान रखना है, मुझे डेफिशिएंसी निकालनी है ऑक्सीजन की मिक्सचर के अंदर। अब हमेशा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकाली जाती है विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड डीओ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू डीओ सैचुरेटेड माइनस डीओ ऑफ द मिक्सचर एट सेम टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी पे अगर आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकालनी है मिक्सचर के अंदर, इट विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड डीओ माइनस डीओ ऑफ द मिक्सचर एट सेम टाइम टी। ये आपको डेफिशिएंसी निकाल के दे देगा। अब मुझे डेफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैथमेटिकली, आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले मैं दोबारा से डीओ की वेरिएशन आपको बता रहा हूं। बिफोर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर, आई एम डिस्कसिंग द वेरिएशन ऑफ डीओ इन द रिवर स्ट्रीम। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल मिलेंगे आपको। यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दिस। तो हमारे रिवर में दो प्रोसेस हो रहे थे एक साथ, टू प्रोसेसेस वर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा था? पहला प्रोसेस हो रहा था डीऑक्सीजनेशन और दूसरा प्रोसेस हो रहा था रीऑक्सीजनेशन। तो देयर वर टू प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन आवर रिवर स्ट्रीम। हमारी रिवर में दो प्रोसेस एक साथ हो रहे थे। एक
रिवर के पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा था, और रिवर के पानी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा था, इसको हमने नाम दिया था डीऑक्सीजनेशन का। दूसरा, रिवर खुद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही थी एटमॉस्फेयर में से, रिवर वाज एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, रिवर वाज एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसको हम बोलते हैं रीऑक्सीजनेशन। तो देयर वर टू प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द रिवर स्ट्रीम। क्योंकि दो प्रोसेस एक साथ हो रहे थे रिवर स्ट्रीम के अंदर, इसलिए हमने डीओ की वेरिएशन को भी समझा था लास्ट क्लास में। अब मैं चैट को इनेबल कर रहा हूं, जितनी बात पूछूंगा बस उतना ही जवाब करोगे, इधर उधर की बातें नहीं करोगे आप। तो उस डीओ की वेरिएशन को डिटेल में समझाने के लिए मैं दोनों प्रोसेस को अलग अलग बता रहा हूं। आई एम ब्रेकिंग बोथ दी प्रोसेसेस। पहला, डीऑक्सीजनेशन। अगर रिवर में सिर्फ डीऑक्सीजनेशन हो रही है तो रिवर की डीओ टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी? अगर रिवर में सिर्फ डीऑक्सीजनेशन हो रही है तो रिवर की डीओ टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी? पहली बात, बढ़ेगी या कम होगी? इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो रिवर में से माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन खा रहा है, तो अगर वो ऑक्सीजन खा रहा है तो रिवर की डीओ बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। चलो कम होगी, कैसे कम होगी? हाउ इट विल रिड्यूस? अब मुझे नेचर बताओ डिक्रीज का। इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, और इसकी इक्वेशन भी आपने निकाली हुई है। तो अगर मैं बस ये मान लूं, अगर बस मैं ये मान लूं, सुनना ध्यान से, इस पे डाउट नहीं पूछेगा कोई। अगर बस मैं ये मान लूं कि रिवर की डीओ में से माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम करता जा रहा है, तो रिवर की डीओ एक्सपोनेंशियली क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये हमारा है डीऑक्सीजनेशन कर्व। तो ये हमारी है डीऑक्सीजनेशन कर्व। इसकी वाई ऑर्डिनेट हमें क्या बता रही है? इस डीऑक्सीजनेशन कर्व की वाई ऑर्डिनेट हमें क्या बता रही है? इस डीऑक्सीजनेशन कर्व की वाई ऑर्डिनेट हमें क्या बता रही है? डीओ बता रही है, जो किसी भी टाइम टी पे प्रेजेंट है, जो किसी भी टाइम टी पे प्रेजेंट है। क्लियर है चीज? चलो, डीऑक्सीजनेशन के साथ और क्या हो रहा है रिवर में? डीऑक्सीजनेशन के साथ और क्या हो रहा है रिवर में? रीऑक्सीजनेशन। तो रिवर एटमॉस्फेयर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो रिवर एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। अगर रिवर एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, रिवर की डीओ में क्या फर्क पड़ेगा टाइम के साथ? अगर रिवर एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है तो रिवर की डीओ में क्या फर्क पड़ेगा टाइम के साथ? इट विल इंक्रीज। तो रिवर की डीओ बढ़ती चली जाएगी बिकॉज ऑफ रीऑक्सीजनेशन। तो अगर मैं आपको रीऑक्सीजनेशन की प्रोसेस बताऊं तो रिवर की डीओ क्या करती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। सो दिस इज अवर रीऑक्सीजनेशन कर्व। ये हमारी रीऑक्सीजनेशन कर्व है। इसकी इक्वेशन नहीं है हमारे पास। क्लियर चीज? इसकी इक्वेशन नहीं हमारे पास। ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर चीज? तो दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, दोनों को मैंने आपको सुपर इम्पोज करके बताया। क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं इसलिए रिवर की वेरिएशन डीओ के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे निकल के आती है। सिंस बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, hence the variation of the DO in the river stream is observed to be like this। इसलिए रिवर स्ट्रीम के अंदर डीओ की वेरिएशन ये निकल के आती है। तो ये वेरिएशन इसलिए निकल के आई क्योंकि ये दो प्रोसेस एक साथ चल रहे थे। टू ऑफ द प्रोसेसेस वर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन द रिवर। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे समझने के लिए, अब कौन कौन सी बातें यहाँ पे समझने के लिए एक एक करके उठाते हैं। विल रेफर ऑल द पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा टाइम है टी नॉट। दिस इज अवर टाइम टी नॉट। मैंने कोई सा भी टाइम टी कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर्ड एनी टाइम टी, तो कोई सा भी टाइम टी कंसीडर किया, तो टाइम टी नॉट लिया और कोई सा भी टाइम टी लिया। तो इनिशियल टाइम टी नॉट है, इनिशियल टाइम इज टी नॉट, और मैंने कोई और टाइम टी भी कंसीडर कर रखा है। आई हैव कंसीडर्ड एनी अदर टाइम टी आल्सो। सो इनिशियली एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, इनिशियली एट टी इक्वल्स टू टी नॉट हमारी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है इट इज इक्वल टू डी नॉट। तो टी इक्वल्स टू 0 पे जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो है डी नॉट। तो बस मैंने टी की वैल्यू क्या डाल दी? डेफिशिएंसी में टी की वैल्यू क्या डाल दी? डी नॉट डाल दी। क्योंकि टी इक्वल्स टू टी नॉट पे डीओ कितना है हमारा? टी इक्वल्स टू टी नॉट पे हमारी डीओ की वैल्यू है डीओ एट टी नॉट। तो टी इक्वल्स टू 0 पे जब आपने सीवेज को डंप किया, ऑक्सीजन है, डीओ एट टी नॉट, डेफिशिएंसी है डी नॉट। अब इनिशियली टाइम के बढ़ने के साथ डीओ कम होती जाती है, यानी डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनिशियली रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। तो इनिशियली टाइम के बढ़ने के साथ रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा होती है। क्योंकि रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा है, हमारी डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। अवर डेफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। शुरू में दिख रहा है डेफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारी डेफिशिएंसी है किसी भी टाइम टी पे। तो इनिशियल है डी नॉट, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। एक टाइम पे आके रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। तो जिस टाइम पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाता है, तो जिस टाइम पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाता है, हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है मैक्सिमम। अवर डेफिशिएंसी बिकम्स मैक्सिमम। डेफिशिएंसी हो जाती है मैक्सिमम, डीओ हो जाती है मिनिमम। अवर डीओ बिकम्स मिनिमम। और ये चीज भी आपको लास्ट क्लास में बताई थी। दिस पॉइंट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। जरा मुझे बताओ, इन दोनों कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन या रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है? इन दोनों कर्व की कौन सी प्रॉपर्टी रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन या रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है? स्लो। इसका मतलब क्रिटिकल टाइम पे क्या होगा? क्रिटिकल टाइम पे स्लोप ऑफ रीऑक्सीजनेशन कर्व, तो क्रिटिकल टाइम पे स्लोप ऑफ रीऑक्सीजनेशन कर्व एंड स्लोप ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व बराबर हो जाएगी।
So at critical time, slope of reoxygenation curve will become equal to slope of deoxygenation curve. Critical time के बाद क्या होता है? Critical time के बाद rate of deoxygenation rate of reoxygenation से कम हो जाती है. अगर rate of deoxygenation rate of reoxygenation से कम हो जाएगी, रिवर में DO बढ़ने लग जाती है. DO बढ़ रही है, इसका मतलब डेफिशिएंसी कम हो रही है. और इनफाइनाइट टाइम बाद जब रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन हो जाती है जीरो, इनफाइनाइट टाइम बाद जब रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन हो जाती है जीरो, हमारी डीओ बढ़ते बढ़ते हो जाएगी डीओ सैचुरेटेड के बराबर. इसका मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी जीरो. इसका मतलब ये हुआ इस कर्व के जो वाई ऑर्डिनेट है, इस कर्व के जो वाई ऑर्डिनेट है किसके रिस्पेक्ट में? डीओ सैचुरेटेड के रिस्पेक्ट में हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बता रहे हैं, इसलिए इस कर्व का नाम है ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व. देयरबाय दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व. तो इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बता रहा है. इस कर्व का वाई ऑर्डिनेट हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बता रहा है किसी भी टाइम टी पे, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व. क्योंकि ये कर्व सैग कर रही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया है ऑक्सीजन सैग कर्व. तो चाहे ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व बोल दो, चाहे ऑक्सीजन सैग कर्व बोल दो, एक ही बात है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. अभी तक कोई सा भी पॉइंट रिपीट कर रहा हूं किसी के लिए, सर कल आपने रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनाया था. हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम रहती है. रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है. ये कौन है? चीनू तुम बहुत गलतियां करते हो. Last week we took reoxygenation curve to be constant. It was not reoxygenation curve. It was rate of reoxygenation. इन दोनों कर्व की स्लोप मैंने बनाई थी लास्ट क्लास में. मैंने ये दोनों कर्व नहीं बनाए थे लास्ट क्लास में, इन दोनों कर्व की स्लोप बनाई गई थी लास्ट क्लास में. समझ में आया चीनू? सर आफ्टर क्रिटिकल टाइम प्लीज एक्सप्लेन. क्रिटिकल टाइम के बाद रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से कम हो जाता है. लो वापस बना के दिखा देता हूं. आई एम अगेन ड्रॉइंग दिस. तो लास्ट वीक जो बनाया था वो क्या था, वो फिर से बना के दिखा देता हूं. रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन. लास्ट वीक ये बनाया था रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन, और ये हमारी रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन थी. दिस वाज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन. तो ये दोनों कर्व, ये रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन कर्व है, ये रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व है. ये दोनों कर्व, इन दोनों कर्व के स्लोप है. Sir, why we don't have any equation for reoxygenation curve? Reason being, rate of reoxygenation depends upon n number of parameters. और जब भी हमारी एनालिसिस में वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, हम उसको मैथमेटिकली नहीं लिख पाते एक इक्वेशन के फॉर्म में. तो रीऑक्सीजनेशन की जो वैल्यू है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होती है, इसीलिए उसको एक ही इक्वेशन में डाल के नहीं लिखा जा सकता. तो अभी तक कोई इक्वेशन नहीं है उसको बताने की हमारे पास. रीऑक्सीजन कर्व हमेशा यूनिफॉर्म होगा क्या? हमेशा यूनिफॉर्म कहाँ है? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बोला है ना. अभी ये चीज रिपीट करी, स्लोप भी बना के दिखा दी. ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है. इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. तो फिर ये भी लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, ये बढ़ रहा तो नॉन लीनियरली है, पर इस कर्व की जब स्लोप निकालोगे ऑलमोस्ट सेम निकल के आ रही होगी. ये मैंने बोला है, आप तो यूनिफॉर्म नहीं है वो. क्रिटिकल टाइम हमें कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट करेंगे सचिन अभी. विल कैलकुलेट दिस वैल्यू. थोड़ा वेट करो, हैव पेशेंस. विल कैलकुलेट क्रिटिकल टाइम. कर्व ओरिजिनल वाई एक्सिस से शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि वाई एक्सिस पे मैं ये चीज दिखा देता, दो लाइनें बढ़ जाती है आपस में, फिर आप बोलते सर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. मेरे को ये एरो भी तो दिखाना था यहाँ पे लगा के, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर रखा है. इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट. क्या आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर दिक्कत तो तब भी आ गई. डीसी वाला पॉइंट रिपीट. जिस टाइम पे रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाए, उस समय डीओ हो जाती है मिनिमम और डेफिशिएंसी हो जाती है मैक्सिमम. मैक्सिमम डेफिशिएंसी को क्रिटिकल डेफिशिएंसी बोला जाता है. तो क्वेश्चन कैलकुलेट में स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके करेंगे नहीं. क्वेश्चन में क्या करेंगे अभी बताऊंगा आपको. क्वेश्चन की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन तक पहुंचने तो दो पहले भी. अभी तो कंसेप्ट समझो बैठ के बस. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे. एक बार बताऊंगा इस चीज को, तो ध्यान से सुनना. कॉन्सेंट्रेट, सारा ध्यान आपका इसके ऊपर होना चाहिए. फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसके ऊपर आपको. यू विल फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑन दिस. मैं इन कर्व के ऊपर कुछ ऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूं. आई एम मार्किंग सर्टेन ऑर्डिनेट्स ऑन दिस कर्व. अब कौन कौन से ऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूं चेक करो. सो आई एम मार्किंग सर्टेन ऑर्डिनेट्स ऑन दिस कर्व. x, let us suppose this is y, let us suppose this is z, let us suppose this is p, let us suppose this is q. तो मैंने कुछ ऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए इसके ऊपर. अब इन सबका मतलब मैं बता रहा हूं आपको पहली बार, दूसरी बार मैं आपसे पूछूंगा. पहला ऑर्डिनेट xq, क्या बता रहा है xq? xq इज इंडिकेटिंग डीओ सैचुरेटेड. तो किसी भी टाइम टी पे डीओ सैचुरेटेड ये हमें xq बताएगा. और डीओ सैचुरेटेड टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर. और जब मैं वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मैंने टेंपरेचर कांस्टेंट बनाया हुआ है, तो xq का ऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा. इट इज डीओ सैचुरेटेड, इट विल नॉट वेरी विद टाइम. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस pq. p पॉइंट है हमारा रीऑक्सीजनेशन कर्व के ऊपर.
तो पी क्यू हमें ये बता रहा है कि रिवर ने कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर में से एट टाइम टी। तो पी क्यू ऑर्डिनेट की वैल्यू हमें ये बताएगी कि रिवर ने कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन टाइम टी। क्लियर है चीज? रिपीट करना है किसी के लिए ये पॉइंट? तो पी क्यू का मतलब है रिवर ने कितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन टाइम टी। चलिए नेक्स्ट इज एक्स जेड। तो नेक्स्ट इज एक्स जेड। एक्स जेड इज ऑन डी ऑक्सीजनेशन कर्व और एक्स है डीओ सैचुरेटेड के ऊपर। तो एक्स जेड हमें ये बताएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितना ऑक्सीजन खा लिया रिवर में से आउट ऑफ एक्स क्यू। तो एक्स जेड हमें ये बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एक्स क्यू में से कितना ऑक्सीजन खा लिया, एक्स जेड खा लिया। अगर एक्स क्यू में से एक्स जेड खा लिया, कितना बच गया? जेड क्यू बच गया। तो किसी भी टाइम टी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया इज इक्वल टू एक्स जेड। तो एक्स जेड कंज्यूम होने के बाद कितना बचा? इट इज इक्वल टू जेड क्यू। क्लियर है चीज? बीट करना है इसमें कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए अब मैंने दोनों प्रोसेस को सुपर इंपोज किया, दोनों प्रोसेस को सुपर इंपोज किया। नेक्स्ट ऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये तो लिखा ही हुआ है। एक्स वाई इज द नेट डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। एक्स वाई इज द नेट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे नेट डेफिशिएंसी कितनी है? एक्स वाई आउट ऑफ हाउ मच? एक्स क्यू। इसका मतलब रिवर में से नेट ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो गई? एक्स वाई कंज्यूम हो गई। कितने में से? एक्स क्यू में से। तो फिर कितनी बच गई? किसी भी टाइम टी पे जो ऑक्सीजन बची हुई है वो है वाई क्यू। तो वाई क्यू इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इन द रिवर एट एनी टाइम टी। तो किसी भी टाइम टी पे जो रिवर के अंदर ऑक्सीजन बची हुई है वो बची हुई है वाई क्यू। तो वाई क्यू सिग्निफाइज द नेट ऑक्सीजन अवेलेबल इन द रिवर। तो वाई क्यू हमें ये बताता है कि नेट कितनी ऑक्सीजन बची हुई है रिवर के अंदर एट एनी टाइम टी। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कोई पॉइंट? अभी पता है कुछ लोग पूछेंगे, अभी भी तसल्ली नहीं होगी कुछ लोगों को, अभी भी डाउट आ रहा होगा। देखो आ गया, ये देखो जेड पी क्या है, वाई जेड क्या है, ये आ गया सब। फिर यहां तक की कहानी। अभी तक जो ऑर्डिनेट बताए हैं उसमें से कोई पॉइंट रिपीट करना है? हाउ कैन वी टेल व्हेन बोथ द स्लोप ऑफ कर्व बिकम्स इक्वल देन देयर इज मैक्सिमम डेफिशिएंसी? कैसे? लॉजिकली बता सकते हो, मैथमेटिकली बता सकते हो? ज्ञान प्रकाश, दिस कैन बी रेफर्ड लॉजिकली आल्सो, दिस कैन बी रेफर्ड मैथमेटिकली आल्सो। अगर रेट ऑफ डी ऑक्सीजनेशन रेट ऑफ री ऑक्सीजनेशन ज्यादा है तो इसका मतलब डीओ कम होती जा रही है, डीओ इज डिक्रीजिंग। अगर रेट ऑफ डी ऑक्सीजनेशन रेट ऑफ री ऑक्सीजनेशन कम हो गई, इसका मतलब डीओ बढ़ती जा रही है, डीओ इज इंक्रीजिंग। तो फिर डीओ मिनिमम कब थी? डीओ मिनिमम तो तभी होगी ना जब दोनों रेट बराबर हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैं तो कंसेप्चुअली बता दिया आपको, बाकी मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेंगे आगे, विल सॉल्व इट मैथमेटिकली। क्लियर? एक्स वाई इज द नेट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। एक्स वाई नेट डेफिशिएंसी लिखा भी हुआ है, नेट डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द रिवर एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें किसी के लिए? चलिए अब सबका मतलब आपको मैंने बता दिया। आई हैव डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स। सारे पॉइंट्स बता दिए जो अलग अलग कर्व के ऊपर थे। ऑल द पॉइंट्स व्हिच वर ऑन डिफरेंट कर्व, सिग्निफिकेंस ऑफ दोस ऑर्डिनेट्स वी हैव डिस्कस्ड। अब उस बिहाफ पे आप ये बताओ, दैट विच ऑफ द ऑर्डिनेट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। कौन से ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड सेम निकल के आएगा? पहला एक्स वाई विल बी इक्वल टू जेड पी, दूसरा वाई जेड विल बी इक्वल टू पी क्यू, नेक्स्ट पी क्यू विल बी इक्वल टू एक्स जेड, नेक्स्ट वाई पी इज इक्वल टू जेड क्यू। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आराम से सोच लो फिर बता दो। पोल स्टार्ट कर दिया मैंने, आई स्टार्टेड दी पोल, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, आई स्टार्टेड दी पोल। सो अभी भी 50% लोगों ने गलत जवाब दिया। स्टिल 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव गिवन द इनकरेक्ट आंसर। 50% लोगों ने सही दिया, अभी 50% लोगों ने गलत जवाब दिया। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। चलो देखते हैं पूरी कहानी क्या है, व्हाट एवर द इंटायर स्टोरी। मतलब मैंने आपको बता दिया, अब खुद आप सारी चीजों का जवाब दोगे। कैसे? कैसे? पहली चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर में से कितनी ऑक्सीजन खा गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर में से कितनी ऑक्सीजन खा गया? वाई जेड खा गया। चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर में से ऑक्सीजन खा गया वाई जेड, वाई जेड।
इतने ही टाइम टी में रिवर में कितनी ऑक्सीजन आ गई, इतने ही टाइम टी में रिवर में कितनी ऑक्सीजन आ गई, पीक्यू आ गई, पीक्यू आ गई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा गया वाईजेड, रिवर में आ गई पीक्यू। अब ये बताओ वाईजेड ज्यादा है या पीक्यू ज्यादा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑक्सीजन खा गया, वाईजेड थोड़ी है, एक्सजेड है। ये वाईजेड कौन बोला मुझे? ये कुछ भी बोल देते हैं, एक्सजेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन खाया है इट इज एक्सजेड, वाईजेड क्यों बोल रहे हो? एक्सजेड। अब मुझे ये बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑक्सीजन खा गया एक्सजेड, या रिवर में ज्यादा ऑक्सीजन आ गई पीक्यू? सबने गलत बोला पहले, वाईजेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली एक्सजेड, या रिवर में ज्यादा ऑक्सीजन आ गई पीक्यू? एक्सजेड ज्यादा है या पीक्यू ज्यादा है? एक्सजेड ज्यादा है, रीजन? एक्सजेड ज्यादा है, रीजन? एक्सजेड ज्यादा है, रीजन? व्हाट द रीजन ऑफ दिस? रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन ज्यादा है रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से। ये आप कैसे बता पाए? हाउ यू आर एबल टू कमेंट दैट रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन इज मोर देन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन? हाँ, स्लोप ज्यादा कैसे दिखी आपको? स्लोप ज्यादा कैसे दिखी आपको? डायग्राम स्केल पे थोड़ी ना, डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल। तो हम टेक्निकली ये बोलेंगे क्योंकि हमने टाइम कंसीडर किया है किससे पहले? टीसी से पहले। और जब टाइम क्रिटिकल टाइम से कम होता है, देखो जब टाइम क्रिटिकल टाइम से कम होता है, व्हेन द टाइम इज लेस देन क्रिटिकल टाइम, तो रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन ज्यादा होती है किससे? रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से। क्योंकि हमने टाइम क्रिटिकल टाइम से कम लिया हुआ है, इसलिए हमने बताया कि रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन से ज्यादा है। हेंस वी कैन से दैट एक्सजेड इज मोर देन पीक्यू। अब मुझे ये बताओ एक्सजेड ऑक्सीजन चली गई, पीक्यू ऑक्सीजन आ गई, नेट ऑक्सीजन कैसे निकालूं जो चली गई? अगर एक्सजेड ऑक्सीजन चली गई, पीक्यू आ गई, तो नेट ऑक्सीजन जो गई वो कैसे निकालूंगा? नेट ऑक्सीजन जो रिवर में से चली गई वो कैसे निकालूंगा? एक्सजेड माइनस पीक्यू। नेट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कौन बताता है? नेट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कौन बताता है? नेट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कौन बताता है? एक्स वाई। इसका मतलब एक्सजेड माइनस पीक्यू किसके बराबर होना चाहिए? इसका मतलब एक्सजेड माइनस पीक्यू किसके बराबर होना चाहिए? एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। इस बात को हमने लिखा कंसेप्चुअली, इस बात को हमने लिखा है कंसेप्चुअली। अब बात करते हैं ग्राफिकली, ग्राफिकली बात करते हैं। एक्सजेड में से मैं क्या घटाऊं एक्स वाई आ जाए? एक्सजेड में से मैं क्या घटाऊं ताकि एक्स वाई आ जाए? एक्सजेड में से मैं क्या घटाऊं ताकि एक्स वाई आ जाए? वाई जेड। अब दोनों रिलेशन देख लो क्या लिखी हुई है, चेक बोथ द रिलेशंस। अब इन दोनों रिलेशंस को देख लो, क्या कंक्लूजन मिला? व्हाट द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन? कंक्लूजन ड्रॉन दैट पीक्यू इज इक्वल टू व्हाट? वाई जेड। पीक्यू का मैग्नीट्यूड वाई जेड के बराबर है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि सर वापस बता दो। तो पीक्यू विल हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू वाई जेड। हाउएवर वाई जेड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वाई जेड ऑर्डिनेट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। वाई? वाई जेड ऑर्डिनेट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? अब फिर से आपको ये बातें बतानी नहीं चाहिए, आपका कंसर्न यूपीपीएससी है, वहां पे इस लेवल की बातें नहीं पूछी जाएंगी आपसे, और फिर भी आपकी समझ के लिए जानकारी होनी चाहिए आपके पास। वाई जेड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई और जेड पॉइंट दो अलग अलग कर्व के ऊपर है। वाई और जेड पॉइंट दो अलग अलग कर्व के ऊपर है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता इन चीजों का। मैंने जितने भी ऑर्डिनेट बताए थे वो सारे के सारे एक ही कर्व के ऊपर थे। मैंने जितने भी ऑर्डिनेट बताए थे पीछे वो सारे एक ही कर्व के ऊपर थे, चेक करके देख लो। मैंने आपको बताया था एक्स क्यू, फिर मैंने आपको बताया था एक्स जेड, फिर मैंने आपको बताया था पी क्यू, मैंने आपको बताया था जेड क्यू, मैंने आपको बताया था एक्स वाई, और मैंने आपको बताया था वाई क्यू। ये मैं क्यों बता पाया था? क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही कर्व के ऊपर थे। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे मेरे से, सर वाई जेड छूट गया, सर वाई जेड तो बताया नहीं, सर जेड पी छूट गया, जेड पी तो बताया नहीं। क्या बताऊं, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं उनका। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, क्योंकि वो दो अलग अलग कर्व के ऊपर। ये चीज रीड करना है इसमें कुछ भी, तो आप तभी सिग्निफिकेंस बता पाओगे ऑर्डिनेट का जब वो एक ही कर्व के ऊपर लाई करता है। जहां पे हमने तीन तीन कर्व दिखा रखी है आपको, तो तीन प्रोसेस एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि उनके ऑर्डिनेट का सिग्निफिकेंस मिल जाएगा। क्लियर पूरी कहानी? रीड करना है कोई पॉइंट इसमें से किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एम था ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना, और उससे पहले मैंने इस कर्व की पूरी कहानी बताई है आपको। इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको, विल फाइंड अ डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकालनी है, टू फाइंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन डेफिसिट in reverse stream, oxygen deficit in reverse stream, oxygen deficit in reverse stream, in reverse stream can be computed, can be computed using Streeter-Phillips equation, can be computed using Streeter-Phillips equation.
तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं यूजिंग सीटर-फिलिप्स इक्वेशन। यूजिंग सीटर-फिलिप्स इक्वेशन। अब क्या है सीटर-फिलिप्स इक्वेशन? इट सेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज इक्वल टू Kd into L upon Kr minus Kd 10 raised to the power minus Kd into T minus 10 raised to the power minus Kr into T plus D naught into 10 raised to the power minus Kr into T. So oxygen deficiency at any time T can be computed using सीटर-फिलिप्स इक्वेशन। तो ये dt कौन सी ऑर्डिनेट है हमारी? xy। तो xy का आपको क्या बता दिया? तो xy का आपको बता दिया मैग्नीट्यूड। अगर मुझे xy का मैग्नीट्यूड पता है तो मुझे किसका मैग्नीट्यूड पता चल गया? If I know the magnitude of xy, I know the magnitude of what? qy। एम्पेरिकल रिलेशन नहीं है लोकेश कुमार, डिराइव कर सकते हो इसे। इट इज नॉट एम्पेरिकल रिलेशनशिप, इट कैन बी डिराइव्ड। तो अगर मुझे xy पता है तो मतलब मुझे क्या पता है? qy पता है, नेट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब इस रिलेशन में जो पैरामीटर्स हैं उसका मतलब समझ लेते हैं। इस रिलेशन में जो पैरामीटर हैं जरा उनका मतलब समझ लेते हैं। जैसे kd, क्या होता है kd? व्हाट इज kd? इट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। इट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। क्या सिग्निफाई करता है ये? इट सिग्निफाइज व्हाट? पीछे बता रखा है मैंने आपको। इट सिग्निफाइज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। सो इट सिग्निफाइज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। सो इट सिग्निफाइज रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डीऑक्सीजनेशन की रेट बढ़ जाती है, तो वो भी हमें पता है। सो Kd एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू Kd एट 20 इज इक्वल टू Kd एट 20 इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेज़ टू द पावर T-20। ये चीज हमने पीछे रेफर कर रखी है डिटेल में, दिस आई डिस्कस्ड इन डिटेल। तो अगर Kd डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है तो फिर Kr क्या हुआ? अगर Kd डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है तो Kr क्या हुआ? तो Kr इज रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो Kr इज रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। क्या सिग्निफाई करेगा ये? इट सिग्निफाइज रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन। सो इट सिग्निफाइज द रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन भी बढ़ जाती है। तो एट एनी टेम्परेचर विच इज मोर देन 20 यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kr। सो Kr एट T डिग्री सेल्सियस, सो Kr एट T डिग्री सेल्सियस is equal to Kr at 20 degree Celsius into temperature coefficient raised to the power T minus 20, and the value of temperature coefficient here, यहाँ पर जो temperature coefficient की value होती है is equal to 1.016। तो ये temperature coefficient is equal to 1.016। वहाँ फैक्टर था 1.047 या 1.056, यहाँ फैक्टर है 1.016। तो Kd deoxygenation constant, Kr reoxygenation constant। Here ratio of Kr by Kd is termed as self purification constant। यहाँ पे जो रेशियो है Kr by Kd का, इसको बोला जाता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। ये क्या सिग्निफाई करता है? नाम में लिखा हुआ है इसके। इट सिग्निफाइज रेट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इट सिग्निफाइज रेट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। ये सिग्निफाई करता है रेट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन को। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इस कांस्टेंट की उतनी ही जल्दी रिवर प्यूरिफाई हो जाएगी। हायर इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, अर्लियर द रिवर विल गेट प्यूरिफाइड। उतनी ही जल्दी रिवर प्यूरिफाई हो जाएगी, यानी उतनी ही जल्दी रिवर में से ऑर्गेनिक मैटर हट जाएगा, या उतनी ही जल्दी रिवर जोन 4 में चली जाएगी, जैसे मर्जी समझ लो इसे। इसलिए इस कांस्टेंट का नाम रखा हुआ है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। तो Kd का मतलब डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, Kr का मतलब रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। तो इसकी तो कहानी आपको बता दी। अब ये है L है अल्टीमेट BOD। तो L इज अल्टीमेट BOD ऑफ द मिक्सचर। तो L अल्टीमेट BOD है किसका? मिक्सचर का। किसके मिक्सचर का? द अल्टीमेट BOD ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ व्हाट? सीवेज एंड रिवर। तो ये सीवेज और रिवर के मिक्सचर की अल्टीमेट BOD है। टाइम पता है हमें, लास्ट पैरामीटर क्या बच गया? D नॉट। तो ये D नॉट मैंने डायग्राम में मार्क भी कर रखा है। D नॉट मींस व्हाट? D नॉट का मतलब है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट। सो इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट इज D नॉट। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? D नॉट इज इक्वल टू DO सैचुरेटेड माइनस DO ऑफ द मिक्सचर एट T नॉट। आप DO सैचुरेटेड में से क्या घटा दो? DO घटा दो मिक्सचर की। किस टाइम पे? T नॉट टाइम पे। आपको क्या मिल जाएगा? D नॉट मिल जाएगा। अब मैं मिक्सचर की DO कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड DO ऑफ द मिक्सचर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप मिक्सचर की DO निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो आप बोल सकते हो DO ऑफ मिक्सचर एट T नॉट एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी इक्वल टू DO ऑफ सीवेज इनटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस DO ऑफ रिवर इनटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। तो ये हमने मास कंजर्वेशन लगा के DO निकाल ली मिक्सचर की T नॉट। अब मुझे कोई ये बताएगा कि सीवेज की DO कितनी होती है? सीवेज की DO कितनी होती है चीनू?
नेग्लिजिबल होती है, जीरो नहीं होती है. इट इज नॉट जीरो, इट इज नेग्लिजिबल. इट इज नेग्लिजिबल. डी ऑफ रिवर कितना होता है? डी ऑफ रिवर कितना होता है? डी ऑफ रिवर कितना होता है? देखो अभी भी सब गलत बता रहे हैं. स्लाइटली लेस देन डीओ सैचुरेटेड. इट इज स्लाइटली लेस देन डीओ सैचुरेटेड. ये वैल्यू क्या होगी? स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो. ये डीओ से ज्यादा होगी, ये डीओ सैचुरेटेड से कम होगा. अगर आपको डाटा गिवन नहीं है, अगर आपको डाटा गिवन नहीं है, आप डीओ ऑफ सीवेज जीरो मान सकते हो. अगर आपको रिवर की डीओ गिवन नहीं है, आप डीओ सैचुरेटेड मान सकते हो. पर जब वो आपसे पूछेगा, आपको एग्जैक्ट चीज बतानी पड़ेगी. यू हैव टू रिपोर्ट द एग्जैक्ट वैल्यू देयर. क्लियर है पूरी कहानी? अभी करना है इसमें कुछ. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी XY का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं यूजिंग सीटरफ्लिप्स इक्वेशन. क्लियर है पूरी कहानी? अब हमें पता है टाइम के बढ़ने के साथ एक टाइम पे आके डेफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है. एक टाइम पे आके डेफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है. नाउ माय एम इज टू कैलकुलेट मैक्सिमम डेफिशिएंसी. नाउ माय एम इज टू कैलकुलेट मैक्सिमम डेफिशिएंसी. तो मैक्सिमम डेफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है. मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? मैक्सिमाइज कर दो, मैक्सिमाइज इट. तो अगर मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता है, यही है इस कर्व की इक्वेशन, सिर्फ आई नो द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, यू कैन मैक्सिमाइज इट. तो उसको मैक्सिमाइज करके हम निकाल सकते हैं. तो मैक्सिमाइज करके निकाल लेंगे. तो मैक्सिमाइज करके निकाल लो. कैसे? we'll say for deficiency to become equal to critical deficiency. For deficiency to become critical deficiency, d of dt with respect to dt must be put equal to 0. तो हम डिफरेंशिएट करेंगे सीटरफ्लिप्स इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में और जीरो के बराबर पुट कर देंगे. क्या मिलेगा हमें यहाँ से? व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर? यहाँ से हमें क्या मिलेगा? क्रिटिकल टाइम मिलेगा. फ्रॉम हियर विल गेट क्रिटिकल टाइम. क्रिटिकल टाइम की वैल्यू निकल के आती है 1 अपॉन के आर माइनस के डी लॉग 10 के आर बाई के डी KD into L minus KR minus KD. So KD into L minus KR minus KD into D naught upon KD into L. So upon KD into L. So this is the value of critical time. अभी ये critical time लिखा हुआ है KR KD के टर्म में, पर कई बार सवाल में आपको यही वैल्यू सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट के टर्म में दे देगा. तो आप इस चीज को सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हो. कैसे? क्रिटिकल टाइम इज इक्वल टू, मैंने केडी कॉमन लिया, ब्रैकेट में बना के आर बाई केडी, इसको बोल दिया एफ, फिर ब्रैकेट के अंदर आया तो लॉग 10, सो लॉग 10 के आर बाई केडी, सो के आर बाई केडी विल बी इक्वल टू एफ. केडीएल कैंसल आउट हो गया 1, केडी को बाहर निकाला, ब्रैकेट में बना एफ माइनस 1, जो केडी बाहर निकला वो कैंसल आउट हो गया, जो केडी बाहर निकला वो कैंसल आउट हो गया, नीचे एल बच गया, तो नीचे एल बच गया. तो ये वैल्यू हमारी आ गई एफ के टर्म में. आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है. आपको ये के आर के डी के टर्म में भी ध्यान रखना है, आपको ये एफ के टर्म में भी ध्यान रखना है. दोनों चीजें सवालों में आती है. तो ये वो टाइम है जहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है क्रिटिकल. ये वो टाइम है जहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है क्रिटिकल. व्हाई डीओ सैचुरेटेड इज नॉट इक्वल टू डीओ? बिकॉज रिवर में हमेशा ऑर्गेनिक मैटर होगी. ऑक्सीजन सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम नहीं करता है, एक्वेटिक लाइफ भी कंज्यूम करती है. तो नदी में एक्वेटिक लाइफ है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है वो. नदी में पहले से भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसके लिए भी ऑक्सीजन कंज्यूम होता है. तो कभी भी रिवर में डीओ सैचुरेटेड के बराबर नहीं मिलेगी आप. तो अगर क्रिटिकल टाइम मिल गया हमें, हम क्रिटिकल डेफिशिएंसी कैसे निकालें? इफ आई नो क्रिटिकल टाइम, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल डेफिशिएंसी? विल से, अब हम इसके बाद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? विल से फॉर dt टू बिकम इक्वल टू dc, पुट t इक्वल्स टू tc इन dt. जहां जहां पर आपको सीटरफ्लिप्स इक्वेशन में टाइम दिखा, उसको रिप्लेस कर दो किससे? क्रिटिकल टाइम से. रिप्लेस इट विद क्रिटिकल टाइम, आपको क्रिटिकल डेफिशिएंसी मिल जाएगी. यू विल गेट क्रिटिकल डेफिशिएंसी. तो क्रिटिकल डेफिशिएंसी comes out to be given by this relation. So L upon dc into f raised to the power f minus 1 equals to f into 1 minus f minus 1 into d naught by L. यहां से आप क्रिटिकल डेफिशिएंसी निकाल सकते हो. From here you can calculate critical deficiency. हम यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं KR और KD के टर्म में. I can write same expression in terms of KR and KD. It is equal to KD by KR into L into 10 raised to power minus KD into dc. तो आप दोनों में से कोई से भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल डेफिशिएंसी को निकालने के लिए. So use any expression to find critical time and critical deficiency. तो कहने का मतलब है सीटरफ्लिप्स इक्वेशन से हम किसी भी टाइम टी पे डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं. अब ये तो हुई मैथमेटिकल बात, ये मटेरियल है. मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमारे पास कंसेप्ट को जस्टिफाई करते हैं. अब चेक करते हैं हमारे कंसेप्ट से सेम आंसर कैसे आ रहा है. ये जो ऑक्सीजन सैक कर्व बनी थी, कैसे बनी थी? ये ऑक्सीजन सैक कर्व रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कर्व को सुपर इंपोज करके बनी थी. जब आपने ये दोनों प्रोसेस सुपर इंपोज किए थे, तब हमारी बनी थी ऑक्सीजन सैक कर्व. इसका मतलब ऑक्सीजन सैक कर्व की स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए? स्लोप ऑफ रीऑक्सीजनेशन कर्व प्लस स्लोप ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व, इसी के बराबर होनी चाहिए.
तो स्लोप ऑफ ऑक्सीजन सैक कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ रीऑक्सीजनेशन कर्व एंड स्लोप ऑफ डीऑक्सीजनेशन कर्व. टेक्निकली हमारी डेफिशिएंसी क्रिटिकल कब आती है? टेक्निकली हमारी डेफिशिएंसी क्रिटिकल कब आती है? व्हेन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन. तो अगर रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन के बराबर हो जाए, हमारे कर्व की स्लोप कितनी हो जाएगी? हमारे कर्व की स्लोप कितनी हो जाएगी? जीरो. तो जब हमारे कर्व की स्लोप जीरो हो जाएगी, इसका मतलब हमें क्रिटिकल डेफिशिएंसी मिल जाएगी. इस स्लोप को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? व्हाट इज स्लोप? dy by dx. ये देखो ये लिखा हुआ dy by dx. दिस इज dy by dx. तो ये तो लिखा हुआ है आपने कि मैक्सिमाइज कर दो. पहले मैंने आपसे पूछा कैसे निकालोगे, आप बोला मैक्सिमाइज कर दो. तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमारे कंसेप्ट को जस्टिफाई करते हैं, वो कोई लॉजिक नहीं होता. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. बाकी पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है. इंटायर स्टोरी आप डिस्कस यार. अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. क्या नहीं है मैंने ये किसको डेरिव ले रहे पूरी स्टोरी. ये लो लास्ट इक्वेशन. डेरिवेशन तो किया ही नहीं है मैंने. ये किसको डेरिवेशन क्लियर नहीं हुआ? अरे भाई डिराइव कहाँ किया मैंने? कुछ मैंने कोई सी चीज डिराइव थोड़ी करनी है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. अभी डेरिवेशन कराऊंगा तो 2 घंटे निकल जाएंगे उसके अंदर. किसी चीज को मैंने डिराइव तो किया ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया. आई हैव नॉट डिराइव्ड एनीथिंग. चलिए अप्लाई करके बताइए इसे. रेफर दी प्रॉब्लम ऑन दिस. प्रॉब्लम रेफर कीजिए इसके ऊपर. हाउ क्वेश्चन विल कम. पानी पूरी वेट करो. देखो तुमने बस 1 सेकंड पहले सवाल पूछ लिया, मैं खुद ही बताने वाला था. हाउ क्वेश्चन विल कम. वेट सी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा. सो रेफर दी क्वेश्चन. properties of sewage and river stream are given as follows. कौन कौन है? सीवेज है एक तो, और दूसरी है स्ट्रीम. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में. 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, 100 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो डिस्चार्ज दे दिया, यूनिट लिखो नीचे, जगह नहीं है इतनी आगे. तो मीटर क्यूब पर सेकंड में. फिर दे दिया आपको बीओडी की वैल्यू. सो बीओडी की वैल्यू दे दी मिलीग्राम पर लीटर में. बीओडी सीवेज 200 मिलीग्राम पर लीटर, स्ट्रीम 15 मिलीग्राम पर लीटर. फिर वैल्यू दे दी आपको डीओ की. डीओ की वैल्यू दे दी मिलीग्राम पर लीटर में. डीओ की वैल्यू दे दी मिलीग्राम पर लीटर में. डीओ की वैल्यू है मिलीग्राम पर लीटर में. सीवेज की डीओ 0.5, स्ट्रीम की डीओ 8. तो स्ट्रीम की डीओ 8. नेक्स्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में. टेम्परेचर दे दिया डिग्री सेल्सियस में. सीवेज 26 डिग्री, स्ट्रीम 22 डिग्री. तो स्ट्रीम 22 डिग्री दे दिया आपको. देन केडी की वैल्यू. सो केडी की वैल्यू पर डे एट 20 डिग्री सेल्सियस. केडी की वैल्यू पर डे एट 20 डिग्री सेल्सियस. के आर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे पर डे में. ये है 0.1, 0.3, 0.1, 0.3. चलिए तो सारा डाटा दे दिया आपको. दिस एंटायर डाटा इज गिवन टू यू. डाटा दे दिया आपको. पूछना क्या है? पूछना है पहला पार्ट, फाइंड बीओडी ऑफ रिवर. रिवर की बीओडी निकालनी है आपको. सो फाइंड बीओडी ऑफ रिवर at a distance of. Find BOD of river at distance of 10 kilometers from point of disposal of sewage. Calculate.
टेम्परेचर भी बदल देता हूं मैं, एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। velocity of stream velocity of stream is 0.3 meters per second, is 0.3 meter per second. Velocity of stream is 0.3 meter per second. चलिए कैलकुलेट, इनटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइड बाय जो बीओडी दे रखी है आपको किस टेम्परेचर पे दे रखी है, ये सीवेज ऑफ स्टीम की बीओडी किस टेम्परेचर पे गिवन है, 20 डिग्री पे गिवन है आपको, दिस इज गिवन है 20 डिग्री ओनली। तो हमने मिक्सचर की बीओडी निकाली 20 डिग्री सेल्सियस पे, इज इक्वल टू बीओडी ऑफ सीवेज इनटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस बीओडी ऑफ रिवर इनटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। सो बीओडी ऑफ सीवेज 200, discharge of sewage 2, BOD of river 15, discharge 100 divided by total discharge 2 plus 100 coming out to be how much, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, what is coming out to be 18.62, so 18.62 मिलीग्राम पर लीटर। ये BOD निकल के आ गई मिक्सचर की, so the BOD of the mixture coming out। अब मिक्सचर की BOD निकाल ली आपने, ये BOD की मिक्सचर निकाली आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट मेरा है सर, फर्स्ट आपका तो है, एक बार देखते सही है या नहीं है, तो वो चीज देख लेते हैं। अब बोल रहे हैं बीओडी निकालो रिवर की एट डिस्टेंस ऑफ दिस, जो भी डिस्टेंस दे रखी है आपको, तो डिस्टेंस पूछी हुई है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल कितना है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो 10 किलोमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर 0.3 सेकेंड कन्वर्टेड इनटू डेज, ये निकल के आ गया टाइम डेज में, कितना आ रही है 0.385 डेज। तो इतने टाइम बाद आपको बीओडी निकालनी है। अब ये बीओडी की वैल्यू तो निकाल ली हमने, दिस बीओडी इज नोन टू अस। अब टाइम के साथ ये बीओडी क्या करेगी, टाइम के साथ बीओडी क्या करेगी, टाइम के साथ ये बीओडी क्या करेगी, टाइम दिस बीओडी विल डू व्हाट, डिक्रीज भी करती है इंक्रीज भी करती है, डिपेंड करता है कौन सी बीओडी है। कंज्यूम्ड बीओडी बढ़ती है टाइम के साथ, रिमेनिंग बीओडी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, कंज्यूम बीओडी इंक्रीजेस विद टाइम, रिमेनिंग बीओडी डिक्रीजेस विद टाइम। वो डिपेंड करता है बीओडी कौन सी है। ये बात कर रहा है रिमेनिंग बीओडी की, क्योंकि जब आप सीवेज को डंप करोगे रिवर के अंदर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, इट्स ऑर्गेनिक मैटर विल बी रिड्यूसिंग विद टाइम। तो ये सवाल आपसे पूछना चाहता है, कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा रिमेनिंग बीओडी या कंज्यूम बीओडी, नेवर इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग बीओडी और कंज्यूम बीओडी। आपको प्रॉब्लम पढ़ के खुद समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है। जब हम सीवेज को डंप करते हैं रिवर के अंदर, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं, टाइम के साथ वो ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाता है, विद टाइम दैट ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस। तो ये बीओडी उस ऑर्गेनिक मैटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टाइम के साथ ऑर्गेनिक मैटर कैसे कम होता है, टाइम के साथ ऑर्गेनिक मैटर कम होता है एक्सपोनेंशियली, विद टाइम इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। इनिशियली एल नॉट, इनिशियली डिक्रीज कर रहा है, तो एल नॉट से ये टाइम है हमारा। तो किसी भी टाइम टी पे आपको क्या निकालनी है, एल टी निकालनी है। एट एनी टाइम टी यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल टी। तो एल टी विल बी इक्वल टू एल नॉट 10 raised to the power minus kd, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 10 raised to the power minus kd into t। और ये भी किस टेम्परेचर पे, जिस पे आपसे पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है किस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज बीइंग आस्क्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो kd एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें। सो kd एट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू टाइम t। इसमें ये एल नॉट क्या होता है, इसमें ये एल नॉट क्या होता है, अल्टीमेट बीओडी होती है मिक्सचर की। हमारे पास मिक्सचर की कौन सी बीओडी है, हमारे पास मिक्सचर की कौन सी बीओडी है, 5 डे बीओडी है। पहले तो अल्टीमेट बीओडी निकालनी पड़ेगी मुझे मिक्सचर की। तो हम बोलेंगे बीओडी 5 ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी इनटू 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर kd, कौन से टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे, इनटू 5, यहां से एल नॉट निकालो। सो 18.62 इज इक्वल टू एल नॉट इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 0.1 इनटू 5। सो माइनस 0.1 इनटू 5, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल नॉट। कितनी आ रही है एल नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल नॉट कमिंग आउट, सिंपलीफाई करो, एल नॉट निकाल लो यहां से जो भी आ रहा है, सिंपलीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल नॉट। तो अल्टीमेट बीओडी ऑफ द मिक्सचर इज 27.23 मिलीग्राम पर लीटर। तो 27.23 मिलीग्राम पर लीटर, 27.23 मिलीग्राम पर लीटर।
अब मुझे KD चाहिए 30 डिग्री पे, KD at 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KD at 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1.047 रेज टू द पावर 30 minus 20, so it is equal to 0.1, so it is equal to 0.1 into 1.047 raised to the power 10. कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, 0.158 पर डे. अब निकाल लो, LT is equal to 27.23 into 10 raised to the power minus 0.158 into 0.385. This is the value of BOD. ये BOD है 10 किलोमीटर दूर जिस पॉइंट पे आपने सीवेज को डंप किया है 30 डिग्री सेल्सियस पे. कितनी आ रही वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट, 23.67 मिलीग्राम पर लीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ BOD. बिल्कुल ई ले लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, रिजल्ट तो सेम आएगा. आपको फिर K निकालना पड़ेगा. आप बोलो E की पावर क्यों नहीं लेंगे, ले लो E की पावर, किसने मना किया. फिर KD की जगह K निकालना पड़ेगा आपको, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन विल इंक्रीज. ले लो, सेम आंसर आएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. क्लियर है पूरी प्रॉब्लम. So we're done with all the aspects of your self purification of river. जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर के, दैट वी हैव कंप्लीटेड, वो हमने कंप्लीट कर लिया. चलिए, थैंक यू एवरीवन. सो विल मीट